हेलो। जय हिंद। आज की क्लास में हम लोग वायसराय ऑफ इंडिया देखने वाले हैं। लास्ट क्लास में हमने गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया देख लिया था। आपके पास समथिंग आपके पास 1772 से आपके पास 1856 तक 1857 तक देख लिया था। ठीक है। अब आज की क्लास में हम लोग वायसराय देखने वाला। ये क्लास थोड़ी सी लंबी जाएगी आपके पास, क्योंकि ये इंडिपेंडेंस का टाइम है, आपके पास नेशनल मूवमेंट का टाइम है। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा आपके पास इवेंट हुए थे। तो उस इवेंट्स के डेट्स किस कारण से हुए थे, ये सब कुछ आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि इससे सवाल, इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं। कुछ क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट नहीं भी करोगे कि ऐसा नहीं आएगा, लेकिन वो आएगा। तो जितने वीडियोज़ में मैंने जितने इवेंट्स कवर किए, उतने तो आपको कवर करने ही करने हैं, उतने तो आपको याद ही रखना पड़ेगा। आपके पास एग्ज़ाम में आपके पास जस्ट इट इज़ आपके पास पूछेगा कि किस डेट पे हुआ था, या किस गवर्नर जनरल या किस वायसराय के रेन में हुआ था। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। वायसराय ऑफ इंडिया। ओके, फर्स्ट वायसराय इज योर लॉर्ड कैनिंग, एंड लॉर्ड कैनिंग वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। लॉर्ड कैनिंग का टेन्योर आप देखिएगा यहाँ पे 1856 टू 1862 है, 1856। ठीक है। और 1857 में आपके पास रिवोल्ट हुआ था, 1857। ठीक है। 1858 इनके रेन में आपके पास क्या हुआ था, रिवोल्ट ऑफ 1857। ठीक है। तो ये रिवोल्ट ऑफ 1857, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, कुंवर सिंह, ये सब जो भी आपके पास थे, एक वीडियो आएगा तो उसमें भी देख लेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके पास है। इनके रेन में आपके पास एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ये कंप्लीट आपके पास फाइनलाइज कर दिया था। इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी का आपका रूल कंप्लीट हो गया, ख़त्म हो गया। अब आपके पास इंडिया कंप्लीट ब्रिटिश पार्लियामेंट के अधीन हो गया, ब्रिटिश के इम्पेरियल्स के अंदर आ गया। ठीक है। और उसके बाद जो भी इंडिया में आपके पास, इससे पहले 1858 से पहले आपके पास जो भी थे वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। मतलब लॉर्ड कैनिंग आपके पास 56 टू 58 गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। 58 टू 62 तक वो वायसराय हुए। द फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया लॉर्ड कैनिंग, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड कैनिंग। ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आपके पास ब्रिटिश पार्लियामेंट इंडिया पे आपके पास कंट्रोल शुरू हो गया। दूसरी बात, इसके और प्रोविजंस है जो अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो, मतलब कि सेपरेट एक वीडियो लेंगे, उसमें आपके पास कवर कर लेंगे। प्रिंसली एस्टेट्स को बोल दिया गया कि अब आपसे एनेक्सेशन नहीं करेंगे। आर्मी रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, जिसमें यूरोपियन आपके पास सोल्जर्स को बढ़ाया गया। पहले आपके पास यूरोपियंस कम थे और इंडियन सोल्जर्स थे अच्छे खासे, लेकिन उन्होंने रिवोल्ट किया तो इंडियन सोल्जर्स के आपके पास जो नंबर्स है वो कम कर दिए गए। ठीक है। नेक्स्ट जो इंडियन काउंसिल एक्ट, जो इन्हीं के रेन में आपके पास हुआ था। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 से आपके पास ये सब हो गया कि याद कीजिएगा 1784 में जो आपके पास गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक ना, तो बंगाल प्रोविंसेस के अधीन आपके पास बॉम्बे और मद्रास आ गए थे। मतलब लेजिस्लेशन सब कुछ वहीं आपके पास करेंगे बंगाल के गवर्नर। मद्रास के गवर्नर और बॉम्बे गवर्नर कुछ भी आपके पास डिप्लोमेटिक रिलेशन करना चाहते हैं, कुछ भी लेजिस्लेटिव वर्क करना चाहते हैं, तो उनको बंगाल से कंसल्ट करना पड़ेगा। तो उस समय सेंट्रलाइजेशन की शुरुआत थी। 1861 में आपके पास क्या हुआ कि यहाँ से डिसेंट्रलाइजेशन शुरू हो गया। मतलब गवर्नर जनरल ऑफ मद्रास, गवर्नर जनरल ऑफ बॉम्बे, इन दोनों को फिर से उनका लेजिस्लेटिव पावर दे दिया गया। यहाँ से डिसेंट्रलाइजेशन शुरू हो गया था। ऑलराइट, ठीक है। तो लॉर्ड कैनिंग में आपको ध्यान रखना है। तो ये सब चीज़ तो मैं बता रहा हूँ, लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है कि इनके रेन में क्या हुआ। 1857 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट। ठीक है। नेक्स्ट लॉर्ड जॉन लॉरेंस। ठीक है। इन लोग के रेन में आपके पास ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, आपको बस ध्यान देना है पड़ेगा। ठीक है। इनका टाइमलाइन आपके पास है 1864 टू 1869। ठीक है। 1864 टू 1869। और इनके रेन में आपके पास जो इम्पोर्टेंट है वो आपको ध्यान रखना है। क्या, हाई कोर्ट आपके पास कलकत्ता, बॉम्बे या मद्रास पे आपके पास इस्टेब्लिश हुआ था। सुप्रीम कोर्ट आपके पास कलकत्ता में तो पहले से थी, 1774 में आ गया था वारेन हेस्टिंग्स के टर्म में। किसके रेन में आपके पास हुआ तो वो याद रखना है।
हाई कोर्ट भी इंडिया में इस्टेब्लिश हो गया कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास में 1865 में लॉर्ड जॉर्डेंस के टाइम। ठीक है। नेक्स्ट लॉर्ड मायो, ये एक दो चीज़ों के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या टाइमलाइन आप उतना याद ना भी रखोगे तो चलेगा आपके पास, ठीक है, लेकिन इनके रेन में क्या हुआ था उसको ध्यान रखना पड़ेगा। इंट्रोडक्शन ऑफ सेंसस इन इंडिया, इंडिया में सेंसस की शुरुआत लॉर्ड मायो के टाइम से हुई थी, ठीक ना। स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया लॉर्ड मायो के टाइम में हुई थी। ये सेंसस स्टार्ट इसमें हुआ था, लेकिन रेगुलर सेंसस अगर बोलेंगे ना तो लॉर्ड रिपन के टाइम से स्टार्ट हुआ था। लेकिन एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आपके पास आएगा तो सिंपली पूछता है हु स्टार्टेड सेंसस इन इंडिया, लॉर्ड मायो, आपको ध्यान देना पड़ेगा। और ये अकेले आपके पास वायसराय या गवर्नर जनरल जो भी बोलो इंडिया में इकलौते हैं जो अपने ऑफिस टाइम में, ऑफिस मतलब 1869 टू 1870 अपने ऑफिस टाइम में इंडिया में मारे गए। मतलब जब ये अंडमान टूर पे थे आपके पास तो वहाँ के एक कैदी ने इनको मार दिया था, ठीक है। नेक्स्ट जो लॉर्ड लिटन, ठीक है, अब ये फेमस हुए आपके पास थोड़े से अपने गलत तरीक़ों की वजह से, गलत पॉलिसी की वजह से इंडियंस पे ज़्यादा आपके पास अत्याचारी वो समझिए आपके पास जो था वो कर रहे थे। देखिए क्या था, फेमाइन कमीशन आपके पास इन्होंने अंडर रिचर्ड स्ट्रेची 1878 में आया। फेमाइन कमीशन आपके पास था, फेमाइन था, अच्छा खासा था, अच्छा खासा फेमाइन इंडिया में हुआ था, माने कि आपके पास अकाल पड़ गया था। मद्रास, बॉम्बे प्रोविंस, मैसूर, हैदराबाद सेंट्रल इंडिया में पड़ा था, मतलब सूखा, उस समय भुखमरी छा गई थी। तो फेमिन कमीशन आपका रिचर्ड स्ट्रेची के अंदर किसके अंडर आया था वो भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है, रिचर्ड स्ट्रेची, ठीक है, रिचर्ड स्ट्रेची है लॉर्ड लिटन के टाइम में, ठीक है। उसके बाद इन्होंने, लॉर्ड लिटन ने क्वीन विक्टोरिया को कैसर हिंद की उपाधि दी थी, क्वीन इम्प्रेस ऑफ इंडिया, क्वीन विक्टोरिया को आपका कैसर हिंद की उपाधि दी थी। अब बोला ये जा रहा था आपके इंडियन नेशनल्स के द्वारा कि इंडिया भुखमरी के गाड़ पे है, भुखमरी के गाड़ पे क्या है, यहाँ पे अकाल हो रहा है और आप विक्टोरिया को कैसर हिंद की उपाधि दे रहे हो, ठीक है। तो एक तरीके से ये उनकी बदनामी और इंडिया के पैसे तो आपके पास जा ही रहे, वहीं जो पैसे आपका सीधे बर्बाद कर रहे हो यहाँ के लोगों पे लगाओ। तो कमीशन निकालने का क्या मतलब है आपका, और ये कमीशन निकला रिचर्ड स्ट्रेटेजी में तो क्या करेगा, कमीशन भी उनका, सब कुछ उन्हीं का। बोल देंगे हाँ ठीक है थोड़े बहुत बारिश नहीं हुआ है तो भुखमरी छा रही है, ठीक हो जाएगी, और क्या, ऐसा ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज योर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ठीक है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आपके पास क्या था कि वर्नाकुलर मतलब समझते हो ना, इंडियन, जो मतलब कि लोकल लैंग्वेज अदर देन इंग्लिश, जिस मतलब कि जो पत्रिका में आपके पास लिखा जाता है, ठीक है। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, इसमें क्या था, लॉर्ड लिटन ने कह दिया कि जो भी वर्नाकुलर प्रेस है, मतलब जो भी अदर देन इंग्लिश छापने वाले प्रेस हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, ठीक ना, वो आपके पास एक तरीके से बंद कर दिए जाएंगे, और नहीं बंद कर दिए जाएंगे तो उन पे बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन लाद दिए जाएंगे, क्योंकि जो वर्नाकुलर थे ना वो एक तरीके से आपके पास क्या थे कि इंग्लैंड की बुराइयां निकालते थे कि हाँ इन्होंने ये गलत किया, वो गलत किया, ये सब चीज़, ठीक है। तो वर्नाकुलर पे एक आपके पास, हाँ यूरोपियन प्रेस पे नहीं लगा था, वो आपके पास जैसा लिखना चाहे वो लिख सकते हैं, वो तो अच्छा ही लिखते थे, लेकिन वर्नाकुलर आपके पास क्या हो गया था कि ये गलत नहीं लिखेंगे, नहीं तो इनका प्रेस सील हो जाएगा। जिस दिन ये एक्ट निकालने वाले थे उसी दिन रातों रात एक आपके पास प्रेस थी, अमृत बाजार पत्रिका, बाय शिशिर कुमार घोष, अमृत बाजार पत्रिका, उसने रातों रात अपना मतलब कि वो वर्नाकुलर जो मतलब प्रेस था उसकी जगह पे वो अपने आप को यूरोपियन प्रेस बना लिया कि भाई हम यूरोपियन प्रेस है। तो वो उस एक्ट से बच गए, और अगले दिन जब एक्ट आया अगले दिन से फिर वो मतलब कि अंग्रेज के गलत कामों को गलत बताने लगे। तो ऐसे ऐसे कुछ इंडियंस भी थे जो दिमाग वाले थे और ये काम करते थे, ठीक है। तो आपको बस ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये सब प्रेस एक्ट किन के अंडर आया था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन, आर्म्स एक्ट 1878, 1857 की लड़ाई हुई थी, उसके बाद अंग्रेज काफ़ी ज़्यादा चौकन्ने हो गए थे। वो क्या, आर्म्स एक्ट लाए थे लॉर्ड लिटन के रेन में कि कोई भी इंडियंस बिना लाइसेंस का कोई भी फायर पावर नहीं रख सकता, मतलब बिना लाइसेंस का कोई भी हथियार नहीं रख सकता है। हाँ यूरोपियन रख सकते हैं, एंग्लो इंडियन रख सकते हैं, मतलब वो मारने आएंगे तो आप लाठी भाला से करो और नहीं तो मरो, आप लाइसेंस नहीं रख सकते हो। आप लाइसेंस लेने जाओ अंग्रेज से, वो देंगे ही नहीं, ठीक है। और उन लोग को यूरोपियन एंग्लो इंडियन को बंदूक हथियार रखने के लिए कोई लाइसेंस नहीं चाहिए। तो एक तरीके से ये भेदभाव ही तो शुरू हो गया था, ठीक है।
सेकेंड अफगान वार ध्यान रखिएगा 1878 टू 1880 लॉर्ड लिटन के टाइम में आपके पास हुआ था। फर्स्ट अफगान वार लॉर्ड ऑकलैंड के रेन में आपके पास हुआ था, जिसमें इंग्लैंड को जीत तो गई थी लेकिन काफ़ी लॉस हुआ था आपके पास, काफ़ी ज़्यादा दुर्गति एक हुई थी, बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था मेन का और आपके पास मनी का भी, ठीक है। सेकेंड अफगान वार लॉर्ड लिटन ने आपके पास इनके रेन में हुआ था, ठीक है। लॉर्ड रिपन एक तरीके से ये उदारवादी वायसराय, मतलब इंडियंस के लिए, इंडियंस के लिए सपोर्टिव थे, ठीक ना। रिपील ऑफ वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को हटा दिया, ठीक है, सिंपल। फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट, फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट लॉर्ड रिपन ने ही लाया, ठीक है। अब फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट आया, इसके बाद सेकंड फैक्ट्री एक्ट, हर 10 साल पे 1891 में बोलेंगे तो सेकंड फैक्ट्री एक्ट आया, थर्ड फैक्ट्री एक्ट आया गया। लेकिन आपको फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट याद रखना पड़ेगा कि ये पहली बार कोई एक्ट था जिन्होंने कंडीशंस ऑफ लेबर, लेबर के कंडीशंस को देखा, वर्कर के कंडीशन को देखा। इस फैक्ट्री एक्ट से आपके पास वर्कर लेबर का वर्किंग आवर देखा गया, सेफ्टी मेजर्स देखा गया, चिल्ड्रंस के वर्किंग आवर्स देखे गए कि 7 साल के कम उम्र के बच्चे काम नहीं करेंगे आपके पास, ठीक है, उससे ऊपर के काम करेंगे, 9 घंटे ही आपके पास काम करेंगे। हर फैक्ट्री एक्ट में थोड़ा सा ये 9 घंटा ये 7 ये सब चेंज होते चले गए, लेकिन आपको इतना ध्यान देना है कि फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट कब आया था? 1881, किसके रेन में? लॉर्ड रिपन के रेन में, ठीक है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट रिजोल्यूशन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट डिसेंट्रलाइजेशन, अभी जो पंचायत आप करते हो पंचायत, ठीक ना, 1882 में आया था लॉर्ड रिपन के। अब कहने के लिए इंडिया में पहले से था, चोला एम्पायर में, चोला एम्पायर ही लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पंचायत की शुरुआत किए थे आपके पास। लेकिन चोला एम्पायर तो वो केवल साउथ इंडिया में थे ना, वो भी चोला एम्पायर खत्म हो गया तो खत्म हो गया। लॉर्ड रिपन ये ब्रिटिश इंडिया आपके पास पैन इंडिया लेवल पे था, तो ऑल इंडिया लेवल पे आपके पास लोकल सेल्फ गवर्नमेंट लॉर्ड रिपन ने लाया, ध्यान देना पड़ेगा आपके पास, ठीक है। हंटर कमीशन ऑन एजुकेशन, एजुकेशन पे बहुत सारे कमीशन आते गए, ठीक ना, ये देखने के लिए कि पढ़ाई कैसी चल रही है, प्राइमरी एजुकेशन में क्या स्टेटस है, सेकेंडरी एजुकेशन में क्या स्टेटस है, कितना ग्रांट दिया जाए, ठीक है। जो भी पढ़ाई हो रही है वो यूरोपियन के लिए हो रही है, यूरोपियन के इंग्लैंड के हेल्प के लिए हो रही है कि नहीं, कि उससे बहुत ज़्यादा क्रांतिकारी या मतलब देश प्रेमी आपके पास निकल रहे हैं, ऐसा कुछ हो रहा है क्या, ठीक ना। तो ये सब कमीशन बार बार आते रहते थे। तो एजुकेशन से रिलेटेड आपके पास अगर सही से देखा जाओ ना, तो बीपीएससी में आपके पास क्या है, 68, 69, 70 तीनों साल मेंस में लॉन्ग क्वेश्चन आया है, टेक्निकल एजुकेशन इन बिहार। अब ऑल ओवर इंडिया कोई एक्ट निकलेगा, कमीशन निकलेगा तो बिहार पे तो ऑटोमेटिकली लागू होगा ही आपके पास। तो लॉन्ग क्वेश्चन में हंटर कमीशन आ गया, सैडलर कमीशन आएगा, हार्टोक कमीशन आपके पास आएगा, ठीक ना, वुड्स डिस्पैच, ये सब कुछ आपको लिखना पड़ेगा जब आएगा तो, इसलिए भी ध्यान दीजिए। हंटर कमीशन ऑन एजुकेशन लॉर्ड रिपन के टाइम में आया था, ठीक है। इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी, ये काफ़ी ज़्यादा विवादित था, 1883, 1884, 1883 मान लीजिए, ठीक है, लॉर्ड रिपन के टाइम में, लॉर्ड रिपन के टाइम में, ठीक है। इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी, इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी क्या था? इसमें आपके पास ये हो गया था कि लॉर्ड रिपन ने कहा था कि कोई भी यूरोपियन जज है तो वो तो आपके पास इंडियन और यूरोपियन दोनों का आपके पास मतलब मैटर सुन सकते हैं, मतलब जो भी आपके पास अभियुक्त बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन इंडियन जज अगर होंगे वो भी आपके पास इंडियन को और यूरोपियन दोनों को आपके पास उनका दोनों का सुनवाई वो सुन सकते हैं, मतलब अभियुक्त ठहरा सकते हैं आपके पास, दोनों का केस सुनेंगे, यूरोपियन का भी केस सुनेंगे और इंडियन का भी केस सुनेंगे कोई इंडियन जज, ठीक है। तो बात क्या हुआ, आपके पास जो यूरोपियन थे, जो एंग्लो इंडियन थे, उन्होंने बोला नहीं, हमारा कोई मुकदमा होगा तो वो यूरोपियन जज ही सुनेगा, हमारा कोई मुकदमा इंडियन जज नहीं सुन सकता। अगर ज़्यादा ऐसा कुछ लग रहा है तो आप इंडिया को आज़ादी दे दो, इसके ऊपर शासन करने का क्या मतलब है, लेकिन हमारा कोई मुकदमा होगा वो इंडियन जज नहीं सुन सकता है। तो इस पर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी, उसके कारण, ये कंट्रोवर्सी के कारण इन्होंने यहाँ से रिजाइन भी दे दिया वायसराय के रूप में और वापस चले गए इंग्लैंड, ठीक है। तो ये लास्टिंग था उनके लिए, ठीक है। तो ये लॉर्ड आपके पास रिपन हो गए, इंडिया के लिए काफ़ी फेवरेबल थे, काफ़ी अच्छे थे। लॉर्ड डफरिन 1884 टू 1888, ठीक है। काम तो कोई भी उतना अच्छा नहीं करता था, मतलब सब कुछ यूरोपियन के लिए, लेकिन एक काम इन्होंने कर दिया, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हो गई थी 1885 में, इन्होंने ही करवाया, इन्हीं के मतलब कि शासनकाल में हुआ, इन्होंने हेल्प भी किया। A.O. ह्यूम एक रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थे, उनके हेल्प से इन्होंने बनवाया इंडियन नेशनल कांग्रेस। कारण क्या था, इससे पहले बहुत सारे आपके पास
लोकल ऑर्गेनाइजेशन फाउंड हो रहे थे अलग अलग जगहों पे आपके पास, ठीक है, और अलग अलग तरीके से अंग्रेज़ों को बोल रहे थे कि हमें आज़ादी चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें ये राइट्स चाहिए, वो राइट्स चाहिए। अंग्रेजी परेशान थे, एक तो इतने जगह हैं, हर जगह पे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है। अब सबको आपके पास हम कितनी देर सुनते रहेंगे, इसको राइट से देना था किसी को नहीं, लेकिन सुनना तो पड़ेगा, नहीं तो रिवोल्ट हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि सेफ्टी वाल्व थ्योरी टर्म के अंडर एक इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कर दी कि भाई सारा ऑर्गेनाइजेशन खत्म करो, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंडर आ दो, आप लोग एक मुद्दा उठा, हम लोग देखेंगे, सुनेंगे, करेंगे, करना है या नहीं करना है बात की बात है। इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस बना दिया, और यहाँ पे ये एक उनकी गलती भी हो गई। एक कारण क्या हुआ आपके पास कि रेलवे उलवे तो इंडिया में स्टार्ट हो गई थी 1853 से। इससे पहले आपके पास क्या हर जगह अलग अलग जगह पे ऑर्गेनाइजेशन थे, तो लोग आपस में मिलते नहीं थे। जब इंडियन नेशनल कांग्रेस आपके पास हुआ तो ऑल ओवर इंडिया के लोग एक जगह पे आने लगे। हर साल आपके पास मीटिंग हुई, कभी पुणे में, कभी बॉम्बे में, कभी कलकत्ता में, कभी मद्रास में। तो हर देश, पूरे देश से लोग एक जगह पे इकट्ठा होने लगे। तो बातचीत हो, अरे हमारे यहाँ तो ऐसा राइट्स हुआ, तुम्हारी तरफ नहीं मिला, तो हम भी इतना इधर मुद्दा उठाएंगे। मतलब एक तरीके से क्या है कि इन्होंने ऑल ओवर इंडिया यूनाइट करना शुरू कर दिया, यूनाइट होना शुरू कर दिया। तो डफरिन को प्रेज भी करना पड़ेगा, उन्होंने बनाया, लेकिन उन्होंने गलती से बनाया, वो बनाना चाह नहीं रहे थे। वो सेफ्टी वाल्व थ्योरी करके ये करना चाहते थे कि भाई एक जगह से निकलेगा, हम संभाल लेंगे। शुरुआत में मॉडरेट से संभल भी था, संभाले हुए भी थे, लेकिन उन्होंने भी कुछ अचीवमेंट्स किया। फिर एक्सट्रीमिस्ट आए, इनके कंट्रोल से बाहर हो गया। नेक्स्ट इज योर लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन 1899 टू 1905, इन्होंने कुछ अच्छे काम भी किए, लेकिन लास्ट में कुछ ऐसे काम कर दिए जिनके कारण इनकी थूथी हो गई, ठीक है। क्या? फ्रेजर कमीशन। फ्रेजर कमीशन आपके पास 1902 में आया था। ये पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन सुधारने के लिए, मतलब पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का रिव्यू करने के लिए फ्रेजर कमीशन लाया कि अंदर कुछ करप्शन ना हो, आपके पास जो भी हमारे पास लॉ ऑफिशियल्स आपके पास हो, मतलब कि जो पुलिस है आपके पास, उनके सुधार के लिए फ्रेजर कमीशन 1902 अंडर लॉर्ड का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1905, ठीक है। अब कहने के लिए था कि इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट लॉर्ड कर्जन ने इसलिए लाया क्योंकि ये इफ़िशियंसी अच्छी करना चाह रहे हैं और क्वालिटी अच्छा करना चाह रहे हैं यूनिवर्सिटी का। लेकिन रियलिटी में क्या था, यूनिवर्सिटी पे एक तरीके से कंट्रोल कर रहे थे ताकि वहाँ से जो बच्चे पढ़ के निकले उनमें समथिंग यूरोपनाइजेशन की भावना हो, कोई नेशनलिटी की भावना ना हो, कोई रिवॉल्यूशनरी भावना ना हो, ठीक ना। मतलब लॉयल्टी टू द गवर्नमेंट होना चाहिए, लॉयल्टी टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट होना चाहिए। तो एक तरीके से वो कंट्रोल करना शुरू किया, ठीक है। एंशिएंट मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट ऑफ कोर्स 1905। तो ये सब एक तरीके से अच्छे काम है जो लोग इनको प्रेज किए, ठीक ना, कि एंशिएंट मॉन्यूमेंट जो भी आपके पास है, आर्टिफैक्ट्स है, मैन्युस्क्रिप्ट्स है, इनको प्रिजर्व करना है, आपके पास प्रमोट करना है और मतलब इनको संरक्षण देना है, इनको अच्छे तरीके से बचाना है आपके पास फ्यूचर जनरेशन के लिए, ठीक है। तो ये सब अच्छी चीज़ था। यंग हस्बैंड्स मिशन टू तिब्बत, ठीक ना। मैंने इसको उतना ध्यान नहीं दिया था, लेकिन एक एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा था, इसलिए अब आपको भी ध्यान देना है। यंग हस्बैंड एक जनरल का नाम है, कैप्टन का नाम है, इनका एक मिशन था तिब्बत पे 1904 में अंडर लॉर्ड कर्जन, ध्यान देना पड़ेगा। तिब्बत में इसलिए मिशन था क्योंकि तिब्बत में ब्रिटिश इन्फ्लुएंस फैलाना था और रशियन आपके पास इन्वेजन आपके पास तिब्बत पे हो रहा था, तो उसको कंट्रोल करना था, उसको रोकना था। तो यंग हस्बैंड्स मिशन टू तिब्बत अंडर लॉर्ड कर्जन 1904। लास्ट जो पार्टीशन ऑफ बंगाल, सारा अच्छा काम किया, एक लास्ट में उन्होंने काम किया, बंगाल का विभाजन हो गया, कल्याण इनका पूरे इंडिया में थू हो गई। कारण क्या हुआ, इन्होंने बंगाल का विभाजन के लिए बोला आपके पास कि यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन हमें प्रॉब्लम हो रही है, बंगाल बहुत बड़ा है, हमें यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन करने में दिक्कत हो रही है। लेकिन रियलिटी में वो नहीं था, क्योंकि जितने भी नेशनलिस्ट आपके पास थे, जो भी आपके पास देश प्रेमी थे, वो मैक्सिमम बंगाल में थे। पेपर निकलता था, पत्रिका निकलता था, मैक्सिमम बंगाल ही नेशनलिस्ट की जननी थी, ठीक है। उन्होंने बोला भाई तोड़ दो, यहाँ पे जो मुस्लिम मेजोरिटी थे आपके पास उसको उधर बना दिया आपके पास, मतलब ईस्ट बंगाल, और जो इधर हिंदू वाले थे उसको वेस्ट बंगाल बना दिया आपके पास, तोड़ दिया उन्होंने, ठीक है। तो हुआ आपके पास क्या, इन्होंने तो विभाजन कर दिया, लेकिन इसके चक्कर में बहुत ज़्यादा फिर बवाल हुआ, मूवमेंट हुआ, क्योंकि आपस में सब लोग मिल गए थे, एक साथ रहते थे। अब आप उनको एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पे आपके पास कर रहे हो, लेकिन ये डिवाइड एंड रूल पॉलिसी थी इनकी, ठीक है। तो लॉर्ड कर्जन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनके अंदर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फ्रेजर कमीशन, इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट, एंशिएंट मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट, यंग हस्बैंड मिशन टू तिब्बत,
एंड पार्टीशन ऑफ बंगाल। ठीक है, नेक्स्ट इज योर लॉर्ड मिंटो टू, 1905 से 1910, स्वदेशी मूवमेंट। अब बंगाल का विभाजन हुआ तो स्वदेशी मूवमेंट हुआ, बायकट मूवमेंट आपके पास हुआ। ठीक है, स्वदेशी मूवमेंट आपके पास हो गया, साथ में आपके पास यहाँ पे बोल दो कि बायकट मूवमेंट भी हुआ। ठीक है, और ये सब आपके पास बंगाल के पार्टीशन के कारण ही हुआ था आपके पास। ठीक है, तो स्वदेशी मूवमेंट हुआ, बायकट मूवमेंट आपके पास हुआ, इंडियन नेशनल कांग्रेस सपोर्ट करने लगी स्वदेशी मूवमेंट को। ठीक है, लेकिन कारण क्या हुआ कि जो मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट थे इन दोनों के बीच में आपके पास मतभेद बढ़ते चले गए कि हाँ यार ठीक है हम अंग्रेज को मनाएंगे, आपके पास ऐसे नहीं करना चाहिए, ये वो मतलब बहुत सारे बीच में आपका, और एक्सट्रीमिस्ट थे कि वो पैसिव रेसिस्टेंस कर रहा था, मतलब पुरजोर विरोध कर रहा था, ये गलत है तो गलत है। ठीक है, उन दोनों के मत आपस में नहीं मिले आपके पास, और लास्टली आपके पास कांग्रेस से मतभेद हो गया, सूरत स्प्लिट। और भी रीजन कारण थे आपके पास, क्योंकि ये तिलक आपके पास प्रेसिडेंटशिप करना चाह रहे थे और तिलक आपके पास प्रेसिडेंट नहीं बन पाया। कारण क्या था आपके पास, ये बोला जा रहा था और ये सही भी था कि जो आदमी आपके पास जिस जगह का है, अगर उनको प्रेसिडेंट बनना है तो उस एरिया में उस साल आपके पास कांग्रेस अधिवेशन नहीं होगा। कहने का मतलब क्या है कि तिलक आपके पास बॉम्बे प्रेसिडेंसी के हैं। ठीक है, तो अगर बंगाल में होता तो ही वो प्रेसिडेंट बनेंगे, अगर बॉम्बे प्रेसिडेंसी में कहीं भी आपके पास इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा है तो वो आपके पास प्रेसिडेंट नहीं बनेंगे। ठीक है, तो ऐसा ही आपके पास हुआ था, तो इसी कारण सूरत स्प्लिट हो गया था। कहानी है, जब आगे होगा तो देख लेंगे आपके पास। ठीक है, तो 1907 में आपके पास मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट अलग हो गए सूरत स्प्लिट में। सूरत में अधिवेशन हुआ था आपके पास 1907 का अंडर रास बिहारी घोष। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम लीग, अब सही बात है आपके पास स्वदेशी मूवमेंट, बायकट मूवमेंट, पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ, मुस्लिम लोग को थोड़ा सा बढ़ावा मिल गया, उन्होंने आपके पास मुस्लिम लीग बना दिया अंडर प्रेसिडेंटशिप ऑफ आगा खान, नवाब सलीमुल्लाह ऑफ ढाका। मुस्लिम लीग उन्होंने बनाया, तो मुस्लिम लीग उन्होंने बनाया, आपके पास चले गए लॉर्ड मिंटो के पास आपके पास कि ठीक है हमें अलग से कुछ चाहिए, इन्होंने और सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया कि आप चुनाव लड़ोगे या जो भी होगा तो आपका इलेक्टोरेट अलग होगा। कहने का मतलब कि आपके एरिया में केवल मुस्लिम मतलब कैंडिडेट ही खड़े होंगे और आप ही को वोट देना है, तो मुस्लिम कैंडिडेट खड़े होंगे तो आप ही को मिलेगा, आपका हिंदू कैंडिडेट नहीं खड़े हो सकते। मेजोरिटी वाले एरिया है, मतलब उसमें कुछ हिंदू भी होंगे, मैक्सिमम पॉपुलेशन मुस्लिम होगा, लेकिन उसमें आपके पास कैंडिडेट ऑफ मुस्लिम खड़ा होने वाला। सेपरेट इलेक्टोरेट इन्होंने दे दिया, तो लॉर्ड मिंटो को आपके पास सेपरेट इलेक्टोरेट का आपके पास या कम्युनलिज्म का फादर बोला जाता है। फादर ऑफ कम्युनलिज्म इंडिया इज लॉर्ड मिंटो। ठीक है, लॉर्ड मिंटो ने आपके पास मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स दिया कि हाँ भाई सेपरेट इलेक्टोरेट होना चाहिए, और बाकी चीज़ें आपके पास जो भी है देखेंगे जब कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट एक अलग से वीडियो लेंगे। तो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, मिंटो ये आपके पास गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, मॉर्ले लॉर्ड मॉर्ले वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, मतलब ब्रिटिश पार्लियामेंट और वायसराय के बीच में जो लिंक है वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आया था, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858 से। तो मॉर्ले और मिंटो ने मिलकर एक रिफॉर्म्स बनाया था जिसमें सेपरेट इलेक्टोरेट जो भी आपका हुआ था 1906 में, और उन्होंने इंडियन काउंसिल एक्ट आपका निकाला 1909 में। तो जो भी रिफॉर्म्स होता है वो एक्ट में डाल देते हैं, ध्यान रखना पड़ेगा। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 लॉर्ड मिंटो के रेन में आपके पास आया था। ठीक है, नेक्स्ट लॉर्ड हार्डिंज, इनके रेन में आपके पास देखिए क्या हुआ 1910 से 1916। अब ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली, कलकत्ता में अभी तक कैपिटल थी ब्रिटिश इंडिया की, अब वो दिल्ली कर दिया गया। ठीक है, 1900 आपके पास 11 में कलकत्ता से दिल्ली आपका कैपिटल ट्रांसफर हो गया। कोरोनेशन दरबार ऑफ किंग जॉर्ज V इन दिल्ली 1911। ठीक है, दिल्ली दरबार लगा, मतलब कि राजा आपके पास इंग्लैंड के जॉर्ज V, उनका कोरोनेशन, उनका मुकुट जो भी आपके पास है वो राज्याभिषेक वो इंडिया में हुआ दिल्ली में 1911 में। ठीक है, साथ ही साथ आपके पास जो यहाँ पे लॉर्ड कर्जन ने पार्टीशन ऑफ बंगाल जो किया था 1905 में विभाजन किया था, लॉर्ड हार्डिंज ने आपके पास 1911 ध्यान रखिएगा 1911 में उसको ख़त्म कर दिया।
एन्यूलमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल, मतलब बंगाल का विभाजन जो था उसको निरस्त कर दिया गया, ख़त्म कर दिया, बंगाल विभाजन नहीं हुआ है 1911 में। तो 1905 में लॉर्ड कर्जन ने आपके पास बंगाल को बांट दिया, लॉर्ड हार्डिंज ने आपके पास वो बांटे हुए बंगाल को मतलब कि ख़त्म कर दिया। कहने का मतलब कि बंगाल विभाजित नहीं है 1911 में। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने क्या कर दिया, बंगाल से बिहार को सेपरेट कर दिया 1912 में। कंप्लीट जो बंगाल था उस बंगाल में आपके पास अभी का असम भी था, बांग्लादेश भी था, बिहार भी था, उड़ीसा भी था, सब था। बहुत बड़ा बंगाल प्रेसिडेंसी आपके पास था। ठीक है, तो लॉर्ड हार्डिंज ने क्या किया कि बंगाल का विभाजन बंद कर दिया कि बंगाल विभाजित नहीं, लेकिन बंगाल से बिहार को निकाल दिया आपके पास 1912 में। ये ध्यान देना पड़ेगा आपका। 22 मार्च 1912, 22 मार्च बिहार दिवस ही मनाया जाता है। ठीक है। लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 1921, इनके रेल में आपके पास क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ होम रूल लीग, होम रूल लीग की स्थापना हुई। होम रूल लीग मतलब कि हम लोग डोमिनियन स्टेटस चाहते हैं, सेल्फ गवर्नेंस चाहते हैं, ऑफकोर्स अंडर ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, ऑफकोर्स अंडर ब्रिटिश गवर्नमेंट, लेकिन हम लोग सेल्फ रूल करेंगे। होम रूल लीग, हमको अपना शासन करने का सुविधा दीजिए, आप ऊपर से अपना गाइडेंस देखते रहिएगा। ठीक है। तिलक ने स्टार्ट किया अप्रैल 1916। आपके पास क्या है कि ये मंथ भी मैं थोड़ा बहुत इसलिए लिखा कि एग्जाम में पूछा है। तिलक ने होम रूल लीग स्टार्ट किया अप्रैल 1916 में। कहाँ पे, पुणे में, मतलब कि महाराष्ट्र और कर्नाटक एरिया में और सेंट्रल प्रोविंसेस के एरिया में। महाराष्ट्र, कर्नाटक और सेंट्रल प्रोविंसेस के एरिया में तिलक ने होम रूल लीग स्टार्ट किया। कब, अप्रैल 1916 में। और इनका हेडक्वार्टर पूना था। और बाकी ऑल ओवर इंडिया इन तीनों मतलब कि महाराष्ट्र, कर्नाटक, सेंट्रल प्रोविंस मतलब एमपी। ठीक है, इनको एमपी का एरिया आपके पास, इन सब में आपके पास तिलक ने अप्रैल 1916 में किया। इन तीनों के अलावा बाकी इंडिया के हर कोने में होम रूल लीग एनी बेसेंट ने स्टार्ट किया सितंबर 1916, ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है। और लास्टली आपके पास ये चलते रहा 1920 में आके दोनों होम रूल लीग एनी बेसेंट के और तिलक के मर्ज किए गए 1920 में। ठीक है। और फिर धीरे धीरे वो ख़त्म हो गया क्योंकि गांधी जी का फिर दौर शुरू हो गया था, तो इन लोगों का आपके पास जो था वो प्रभुत्व थोड़ा कम हो गया था। तिलक तो गुजर भी गए थे आपके पास 1920 में। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। लखनऊ सेशन ऑफ कांग्रेस 1916, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना पड़ेगा। मैंने क्या बताया था, 1907 में आपके पास सूरत स्प्लिट हुआ है, 1907 में सूरत स्प्लिट हुआ है, लॉर्ड मिंटो टू। तो 1907 में सूरत स्प्लिट हुआ। सूरत स्प्लिट में क्या हुआ कि कांग्रेस के अंदर ही आपके पास एक्सट्रीमिस्ट अलग हो गए, मॉडरेट्स अलग हो गए। लखनऊ सेशन आपका कांग्रेस का हुआ 1916 में, इसमें एक्सट्रीमिस्ट और आपके पास मॉडरेट्स एक साथ आ गए, वापस आ गए। कांग्रेस का विभाजन जो अंदर से टूटा हुआ था वो फिर से जुड़ गया, लेकिन हाँ अब एक्सट्रीमिस्ट का बोलबाला शुरू हो गया आपके पास। ठीक है। साथ ही साथ आपके पास मुस्लिम और हिंदू का भी आपके पास, मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस का भी आपके पास मतलब जुड़ाव हो गया था, एक साथ आ गए थे आपके पास कि हम लोग दोनों तो आपके पास इंडिपेंडेंस के लिए लड़ रहे हैं ना, तो अलग अलग क्यों करें, एक साथ करते हैं आपके पास। तो लखनऊ सेशन में आपके पास कांग्रेस का दो आपके पास हुआ था, एक एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट साथ आ गए थे और मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस साथ आ गए थे। आपको ध्यान देना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 चेम्सफोर्ड के अंदर। अब इन सब चीज़ों के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, डैड की, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, अलग एक चैप्टर लेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, वहाँ देख लेंगे। ठीक है। रॉलेट एक्ट 1919, सीधी बात है आपके पास, रॉलेट एक्ट, नो वकील नो दलील, ये वाला जो भी आपके पास था रॉलेट एक्ट में आपके पास निकाला था। ठीक है। ब्लैक कानून कहा गया था आपके पास। ठीक है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के अंदर आपके पास हुआ था। इसी के कारण आपका जलियांवाला बाग मैसेकर आपके पास हो गया। ठीक है। जलियांवाला बाग मैसेकर आपके पास हत्याकांड, ध्यान रखिएगा 1919 में आपके पास। ठीक है। डॉक्टर सफीउद्दीन किचलू जो भी थे आपके पास। तो जलियांवाला बाग मैसेकर आपके पास 1919 में लॉर्ड चेम्सफोर्ड के मतलब कि शासनकाल में हुआ था। इसी में आपके पास रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि आपके पास वापस लौटा दी थी, और जितने भी थे उन्होंने बोला था ये गलत है आपके पास। ठीक है। और इन्हीं सब के कारण आपके पास क्या है, गांधी जी ने आपके पास फिर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आगे स्टार्ट किया। मतलब ये सब आपके पास क्या है कि इनिशिएटिंग पॉइंट है इंडियन नेशनल मूवमेंट को एक हाई लेवल पे जाने के लिए। लेकिन एक हत्याकांड हुआ था जो कि बहुत गलत था, सब कोई चेम्सफोर्ड के रूल के अंदर हुआ था, ध्यान रखना।
सैडलर कमीशन ऑफ कोर्स ऑन एजुकेशन, ध्यान देना पड़ेगा, ये सब छोटे छोटे आपके पास ध्यान, आपको पूछ लेगा कि एजुकेशन पे आपके पास कौन कौन से कमीशन हुए हैं, 3-4 को कमीशन दे देगा, सैडलर कमीशन, फ्रेजर कमीशन, हंटर कमीशन, आपके पास जो भी है आपके पास, ठीक ना, हार्टोग कमीशन, आप तीनों इसमें ऑप्शन में है आपके पास, पूछ लेगा कि कौन इसमें नहीं है, तो फ्रेजर कमीशन नहीं है, ठीक है। तो सैडलर कमीशन ऑन एजुकेशन 1917। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ऑफ कोर्स 1920, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, इसका डेट आपको मालूम है, ठीक है, 1920। खिलाफत मूवमेंट, ठीक है, वो भी 1920 आपके पास, ठीक है। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ये सब कुछ आपका लॉर्ड चेम्सफोर्ड के अंडर हुआ था, ठीक है। एक और है इंपॉर्टेंट बिहार पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या, सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा बिहार गवर्नर बने थे, सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा, एसपी सिन्हा बिहार के गवर्नर बने थे, और पहले इंडियन थे जो गवर्नर बने थे, पहले इंडियन थे जो गवर्नर बने थे, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा, एसपी सिन्हा बिहार गवर्नर, ये सब कुछ लॉर्ड चेम्सफोर्ड के अंडर हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट इज योर लॉर्ड रीडिंग 1921 से 1926, चौरी चौरा इंसिडेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आपके पास अंडर प्रेसिडेंटशिप ऑफ गांधी जी स्टार्ट हो गया था, लेकिन हुआ क्या कि आपके पास क्या है कि अब गांधी जी बोल रहे थे कि अहिंसा नहीं करना है, लेकिन चौरी चौरा एक यूपी में जगह है जहाँ पे आपके पास क्या था कि 22 पुलिस वाले को उनके स्टेशन के अंदर ही जला दिया गया था। अब अंग्रेज है, उन्होंने कुछ गलत किया ही था, वहाँ के लोगों का मार पीट रहे थे, जो कर रहे थे। अब उफान पे था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, 22 गो पुलिस वाले को थाना के अंदर बंद करके जला दिया गया। तो ये जो वायलेंस आपके पास हुआ ना, तो गांधी जी ने चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बंद कर दिया था। एक तरीके से ठीक भी था आपके पास, क्योंकि ब्रिटिश के माइट के सामने हम लोग नहीं टिक सकते थे। अब इंसिडेंट हो गया था, उनको एक मौका मिल गया था, हम लोग अगर मूवमेंट स्टार्ट रखेंगे वो सबको मारना शुरू कर देंगे, और हमारे पास कोई उतना हथियार थोड़ी है। मोपला रिबेलियन मालाबार केरला, मपिला रिबेलियन ही बोला जाएगा इसको, ठीक है। कारण क्या है इसमें कि यहाँ पे जो पीजेंट्स थे वो मैक्सिमम मुस्लिम थे, इन्होंने आपके पास ब्रिटिश इंडिया के मतलब कि खिलाफ आपका आंदोलन शुरू किया था मालाबार में, और साथ ही हिंदू डोमिनेटेड लैंड लॉर्ड थे उनके खिलाफ आपके पास किया था, वहीं टैक्स वहीं चीज़ें आपके पास प्रताड़ना, तो मपिला रिबेलियन हुआ था। तो ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के साथ थोड़ा सा अटैच भी हो गया था, उसी टाइम पे हुआ था इसलिए। काकोरी ट्रेन रॉबरी, ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, ठीक ना, इन्होंने ट्रेन रॉबरी आपके पास की थी, ठीक है। ऑफ कोर्स अपना रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट स्ट्रांग करने के लिए और गवर्नमेंट को वीकेंड करने के लिए बहुत असला बारूद लेके जा रहे थे आपके पास, ठीक। तो लेकिन बाद में ये लोग पकड़े गए आपके पास, इन लोगों को फांसी हो गई, ठीक है। तो राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन इन सब का फाउंडर थे, दे वर ग्रेट रिवॉल्यूशनरी, ठीक है। स्वराज पार्टी 1922 में आपका स्वराज पार्टी आपका कांग्रेस के अंदर ही फॉर्म हुई, मतलब कि एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स की तरह बाहर नहीं निकली, स्वराज पार्टी बनी लेकिन कांग्रेस के अंदर ही रही। चित्तरंजन दास, ठीक है, मोतीलाल नेहरू, ये इनके फाउंडर थे आपके पास, लॉर्ड रीडिंग के रेन में, ठीक है। नेक्स्ट इज योर लॉर्ड इरविन, नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट 1928 में आपके पास आया था, ठीक है, मतलब मोतीलाल नेहरू ने यह रिपोर्ट निकाली थी। इसमें इन्होंने लॉर्ड डोमिनियन स्टेटस की मांग की थी, बहुत सारी मांगे थी आपके पास, ठीक है। नेहरू रिपोर्ट ये सब आगे आएगा, देखेंगे आपके पास, ठीक है। नेहरू रिपोर्ट 1928, आपको ईयर ध्यान रखना है, किनके रेन में आया था सो ध्यान रखना है। साइमन कमीशन इंडिया विजिट किए थे 1928 में, ठीक है। साइमन कमीशन आपका आता साइमन गो बैक, ठीक है। ये क्या देखने आपके पास यहाँ पे आए थे कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसा चल रहा है, ठीक है कि नहीं, है कि जब भी आपके पास कोई एक्ट निकला, देखो 1909 में एक्ट निकला, 1919 में एक्ट निकला, आगे भी एक्ट निकलेगा, तो हर 10 साल पे जनरली आपके पास निकलता था। तो ये लोग आते थे आपके पास 2 साल पहले देखने, कुछ चीज़ें हैं तो सुधार करेंगे या जो भी। अब यहाँ पे साइमन गो बैक हुआ इसलिए क्योंकि सारे के सारे तो अंग्रेज ही थे इसमें। अब ये क्या चेक करेंगे, बोलेंगे हाँ सब कुछ ठीक है, चलो चलो चलो, एक भी इंडियन नहीं था, सारे अंग्रेज थे, तो सब बोलेंगे हाँ सब बढ़िया है। खुद ही बना रहे हैं, खुद ही चेक कर रहे हैं, सब कुछ खुद ही कर रहे हैं, तो फिर सब कुछ तो अच्छा अच्छा ही चलेगा ना, ठीक है। तो साइमन कमीशन विजिट ध्यान रखना पड़ेगा, लॉर्ड इरविन, और इन्हीं के विजिट के कारण आपके पास जो थे वो लाला लाजपत राय एक जगह लाठी आपके पास लगी थी और वहाँ गुजर गए थे, ऑफकोर्स लाहौर में, ठीक है। बटलर कमीशन, बटलर कमीशन आपके पास 1927 में आया था। बटलर कमीशन आपके पास क्या था कि ब्रिटिश इंडिया को इंडियन प्रोविंसेज
इंडियन प्रिंसली स्टेट के साथ रिलेशन पे, ठीक ना, माने रिलेशन बिटवीन ब्रिटिश इंडिया एंड इंडियन प्रिंसली स्टेट्स। बटलर कमीशन है 1927 में अंडर लॉर्ड इरविन, ध्यान रखना है। लाहौर कंस्पिरेसी केस 1929 में, ठीक है। भगत सिंह, ठीक है। अब लाला लाजपत राय गुजर गए तो उनका बदला लेना था, लाठी चलाया था सॉन्डर्स, ठीक ना, मारना तो किसी और का था लेकिन लाठी चलाने वाला था सॉन्डर्स, ठीक है। तो सॉन्डर्स की आपके पास हत्या हुई थी लाहौर कंस्पिरेसी केस के थ्रू, आपके पास भगत सिंह और सब बाकी सब बहुत सारे मिल के आपके पास, ठीक है। तो वैसे तो इन्होंने आपके पास असेंबली में बम फेंका था आपके पास, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने आपके पास, और सोचे थे कि बम फेंके हैं आपके पास, हम लोग सिंपल सा चीज़ बताने वाले हैं तो हम लोग को छोटी सजा होगी, लेकिन अंदर गया और उन पर आपके पास केस लग गया लाहौर कंस्पिरेसी केस का, और फिर फांसी की सज़ा हो गई आपके पास, ठीक है। बचाने की पूरी इंडिया ने कोशिश की थी लेकिन हो नहीं पाया था आपके पास, ठीक है। तो 1931 में उनको फांसी हो गई, 23 मार्च शहीद दिवस बोला जाता है। पूर्ण स्वराज रिजोल्यूशन ए लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस, पूर्ण स्वराज की मांग शुरू हो गई थी आपके पास 1929 के लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस, जिसकी प्रेसिडेंटशिप की थी आपने जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। तो पूर्ण स्वराज की मांग हुई थी, ध्यान देना पड़ेगा। लाहौर के अधिवेशन, लाहौर सेशन कांग्रेस में आपके, लाहौर सेशन कांग्रेस का आपके पास 1929 में पूर्ण स्वराज लॉर्ड इरविन के टाइम में, ठीक है। दांडी मार्च, अब यहाँ पे कुछ डेट बहुत पास पास है जो ध्यान देना पड़ेगा क्या। दांडी मार्च 12 मार्च को स्टार्ट हुआ था आपके पास, ठीक ना, 78 फॉलोअर 78 फॉलोअर के साथ आपके पास, ठीक है। साबरमती आश्रम से गांधी जी ने स्टार्ट किया था 78 फॉलोअर के साथ 12 मार्च को। 6 अप्रैल को दांडी नाम की एक जगह है आपके पास, मतलब गुजरात के कोस्ट पे, वहाँ पे, और वहाँ पे जाकर सॉल्ट उठाकर सॉल्ट बनाया था और सॉल्ट लॉ ब्रेक किया था, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की स्टार्ट हो गई थी दांडी मार्च, दैट इज साबरमती से स्टार्ट किए थे उसी टाइम से। तो 12 मार्च 1930 को ही सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हो गया था। ऐसा नहीं कि 6 अप्रैल को जब हम दांडी में पहुंचे आपका नमक उठाया तब आपका मूवमेंट के स्टार्ट हुई, नहीं, मूवमेंट के स्टार्ट हो गई थी जैसे ही हम लोग 78 फॉलोअर के साथ चले थे, 78 के साथ चले थे आपके पास गांधी जी, 12 मार्च 1930 को ही। तो हल्का हल्का डेट है, ये फंसा सकता है आपको, ध्यान रखिएगा अन्य मार्च, ठीक। गांधी इरविन पैक्ट आपके पास आया था 1931 में, ये पैक्ट बना आपके पास कि ठीक है, आप क्या है कि आप कानून, आप सॉल्ट बना लीजिए, ठीक है, आप मतलब उसमें दिया गया। तो इसमें क्या हुआ कि बहुत सारी बातें आपके पास हुई थी कि गांधी जी ने बोला ठीक है हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आपके पास ख़त्म कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप हमको नमक बनाने दीजिए। साथ ही साथ बोला गया था कि भगत सिंह को फांसी ना दिया जाए, लेकिन ये माना नहीं गया, ठीक है। तो ये बहुत क्लोज है जो आपको ध्यान देना पड़ेगा क्या, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का सस्पेंशन इन्होंने मतलब कि सस्पेंड कर दिया। हो क्या रहा था आपके पास, क्या है कि जब साइमन कमीशन 1928 में आया था तो ब्रिटिश में मतलब कि लंदन में आपका राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चल रहा था। तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930 में हुआ था। तो 1930 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ तो उसमें कांग्रेस नहीं गई थी, बाकी सब गए थे। तो उसका कोई सही से निर्णय निकला नहीं, क्योंकि मेन पार्टी तो कांग्रेस थी। तो बोला गया इसका कोई मतलब नहीं है, सेकंड बुलाओ। सेकंड 1931 में हुआ था। तो उसके जाने के लिए क्या इंडिया में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू हो गया था। तो गांधी इरविन पैक्ट हुआ कि आप सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ख़त्म कीजिए और आप वहाँ जाकर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कीजिए। कांग्रेस को बोला गया, ठीक है, गांधी जी के प्रेसिडेंसी में आप वहाँ पे जाकर कीजिए आपके पास, ठीक है, और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट खत्म किया। तो गांधी इरविन पैक्ट के थ्रू आपके पास क्या है कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है वो ख़त्म करवाया गया, ठीक है। और ये बोला गया कि कांग्रेस जो है सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेगी, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या ध्यान देना है, बहुत पास है। लॉर्ड विलिंगडन 1931 से 1936 में आपके पास इनका रेन है। तो कारण क्या हुआ आपके पास कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की स्टार्टिंग जो हुई है वो आपके पास हुई है लॉर्ड इरविन के लॉर्ड इरविन के रेन में, ठीक है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के स्टार्ट गांधी इरविन पैक्ट इरविन में ही। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट सस्पेंड हुआ इरविन के समय। और क्यों सस्पेंड हुआ, उन्होंने बोला कि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कीजिए। तो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931 दिसंबर में हुआ था, वो हुआ था लॉर्ड विलिंगटन के आपके पास रेन में। ये बहुत पास है जो आपको ध्यान देना पड़ेगा। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लॉर्ड विलिंगटन के आपके पास रेन में, ठीक है। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो गया, वहाँ से आपके पास कोई फ्रूटफुल रिजल्ट कांग्रेस को नहीं मिला।
साथ ही में एक लफड़ा वाला चीज़ मिल गया, क्या, जो प्रेसिडेंट थे, प्राइम मिनिस्टर थे आपके पास रैमसे मैकडोनाल्ड, उन्होंने एक कॉमनल अवार्ड दे दिया 1932 में। ऑफ कोर्स अगस्त 1932 में सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद उन्होंने कॉमनल अवार्ड दे दिया, या रैमसे मैकडोनाल्ड अवार्ड भी बोला जाता है। क्या इन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया डिप्रेस्ड क्लास को भी। अंबेडकर साहब थे, बी आर अम्बेडकर, वो आपके पास ऑफ कोर्स इंडिया में अभी भी काफ़ी जगहों पे देखोगे तो जो डिप्रेस्ड क्लास है उनकी स्थिति अभी भी उतनी खास अच्छी नहीं है, ठीक है, और उस समय तो बहुत बुरी थी। तो उन्होंने आपका बोला था कि हमें भी सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए, ठीक है, तो अंग्रेजों ने इनको सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया था, उसे कॉमनल अवार्ड आपके पास बोलते हैं, ठीक है। तो कॉमनल अवार्ड अगस्त आपका 1932 में आया था सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद, ठीक है। गांधी जी आपके पास फास्ट अनटू डेथ पे आपके पास आ गए थे, मतलब कि हम कॉमनल अवार्ड नहीं लेंगे, हम सेपरेट इलेक्टोरेट आपके पास डिप्रेस्ड क्लास को नहीं देंगे, ठीक है। हाँ, आपके पास इनको रिजर्वेशन हम ज़्यादा दे देंगे, 72 से 147 आपके पास सीट्स दे दिया गया था। पहले 72 सीट था, 72 147 सीट दे दिया गया आपके पास डिप्रेस्ड क्लास को, लेकिन सेपरेट इलेक्टोरेट मत दीजिए। इसके कारण क्या है कि गांधी जी और अंबेडकर में एक पूना पैक्ट हुआ था, पुणे में आपके पास पूना पैक्ट हुआ था 1932 में सितंबर में। आपका कॉमनल अवार्ड अगस्त 1932 में, पूना पैक्ट आपके पास सितंबर 1932 में, कि सेपरेट इलेक्टेड डिप्रेस्ड क्लास का निरस्त कर दिया जाए, ये ना दिया जाए, ठीक है। बात मान ली गई, अंबेडकर साहब ने बात मान ली कि ठीक है सेपरेट इलेक्टेड नहीं करेंगे, आप 72 सीट्स को 147 सीट कर दिए, ठीक है। उसके बाद फिर थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ 1932 के दिसंबर में, उसका कुछ खास फर्क आपके पास पड़ा नहीं, ठीक है, मतलब कांग्रेस उसमें नहीं है, कांग्रेस एक ही अधिवेशन में गई थी, दैट इज सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, ठीक है। अब तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और साइमन कमीशन जो 1928 में आए थे, 1928 में साइमन कमीशन आए थे, तो जो उन्होंने अपना देखा समझा, उन्होंने एक मतलब कि जो रिपोर्ट तैयार किया उसको बोलते हैं व्हाइट पेपर। तो उनके व्हाइट पेपर के आधार पे और तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के आधार पे अंग्रेजों ने एक एक्ट निकाला, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इंडिया ने उस टाइम तो इसको रिजेक्ट कर दिया, लेकिन आपके पास हमारा अभी का जो संविधान है, वो मैक्सिमम इसी के इर्द गिर्द घूमता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 लॉर्ड विलिंगडन के रेन में। ऑल इंडिया किसान सभा आपके पास बनाई 1936 में, ठीक है। प्रेसिडेंटशिप किसका रहा, स्वामी सहजानंद सरस्वती, और एनजी रंगा आपके पास थे, वो जनरल सेक्रेटरी थे, ध्यान देना पड़ेगा। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, ये भी लॉर्ड विलिंगडन के रेन में आपका 1934 में, ध्यान देना पड़ेगा, बिहार से रिस्पेक्ट में। क्या कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनी थी आपके पास, आचार्य नरेंद्र देव थे फाउंडर, और हमारे पास लोकनायक जयप्रकाश नारायण, ये फाउंडर थे। तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934, ठीक है। नेक्स्ट इज योर लॉर्ड लिनलिथगो, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा हुआ है इसके, इनके रेन में ध्यान दिया। 1936 से 1944, 8 साल लंबा होता है। पहला जनरल इलेक्शन हुआ था आपके पास 1937 में, फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुआ था, जिसमें आपके पास कांग्रेस ने लगभग मैक्सिमम प्रोविंसेस में आपके पास बाजी मारी थी, जीते थे आपके पास। मुस्लिम लीग भी जीती थी, लेकिन जहाँ जहाँ मुस्लिम की मेजोरिटी थी वहाँ पे आपके पास अच्छे बम्पर वोटों से मुस्लिम लीग भी जीती थी, ठीक है आपका। तो पहला जनरल 1937 में हुआ था। कांग्रेस मिनिस्ट्री ने रिजाइन किया था 1939 में। कारण क्या था आपके पास कि 1939 टू 1945 सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था। सेकेंड वर्ल्ड वार में अंग्रेजों ने कांग्रेस के बिना पूछे, माने कांग्रेस से बातचीत नहीं, किसी पूछे नहीं, और इंडियन सोल्जर को वर्ल्ड वार में भेज दिया था। अब कांग्रेस ने बोला आपके पास कि आप तो जनरल इलेक्शन कराते हो 1937 में, हम लोग भी यहाँ मंत्री बने, हम लोगों से कुछ पूछ नहीं रहे हो, हमारे सैनिकों को, हमारे लोगों को आप लड़ने के लिए, मरने के लिए भेज रहे हो, आपका क्या नुकसान है। तो सारे कांग्रेस मिनिस्टर ने रिजाइन कर दिया, ठीक है। कारण क्या हुआ था 1939 में आपके पास, अब 1939 की बात कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। सुभाष चंद्र बोस इस समय तक एक बहुत मतलब कि बड़े लीडर बन चुके थे, उन्होंने 2 लगातार प्रेसिडेंटशिप की थी। 1938 में आपके पास हुआ था हरिपुरा सेशन, हरिपुरा सेशन ऑफ कांग्रेस हुआ था, उसमें आपने ये मतलब सुभाष चंद्र बोस प्रेसिडेंट थे। उसके बाद 1939 में त्रिपुरी सेशन हुआ था, मध्य प्रदेश में पड़ता है, वहीं पे आपके पास, ठीक है। 1939 में कांग्रेस मिनिस्टर रिजाइन किया, कुछ ऐसे कारण आपके पास हुए कि पट्टाभी सीतारामैया जो भी आपका हार गए थे, वो
गांधी जी के आपके पास गांधी जी उसके सपोर्टर थे, तो एक तरीके से बोला है गांधी जी की हार है, तो सुभाष चंद्र बोस पीछे हट गए प्रेसिडेंटशिप से। और सुभाष चंद्र पीछे हट गए, उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक आपका 1939 में बनाया, वो उतना कामयाब आपके पास नहीं हुआ, फिर देश छोड़ के चले गए आपके पास जर्मनी, फिर इधर जापान में, फिर देखते हैं आगे क्या हुआ आपके पास, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, लाहौर रिजोल्यूशन आपका 1900, साथ ही साथ इनके रेन में क्या क्या हुआ सब देखना है। लाहौर रिजोल्यूशन 1940 में मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान पाकिस्तान का फॉर्मली डिमांड आपके पास 1940 में हुआ है। उससे पहले हाँ हमें आज़ादी चाहिए, हमें ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन पाकिस्तान सेपरेट स्टेट की बात पहले हो रही थी, लेकिन पाकिस्तान वर्ड क्वाइन हुआ है 1940 में, 1940 में। मुस्लिम लीग भी अपना सेशन कर रही है अलग अलग जगह पे, जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस हर साल अपना सेशन कर रही है, तो मुस्लिम लीग का लाहौर सेशन जो हुआ था 1940 में, उसमें पाकिस्तान का डिमांड आपके पास हुआ था, ठीक है। अब आपके पास क्या हुआ कि इंडियन कांग्रेस मिनिस्टर ने रिजाइन कर दिया, अंग्रेज़ों को आपके पास क्या, अंग्रेज आपके पास सेकेंड वर्ल्ड वार लड़ रहे हैं। अब सेकेंड वर्ल्ड वार लड़ रहे हैं आपके पास, तो जो एलाइज है दैट इज़ यूएसए हुआ आपके पास, फ्रांस हुआ, जो अंग्रेज़ों के ब्रिटिश के एलाइज हुए आपके पास, ठीक ना, और उधर आपके पास है जर्मनी, इटली, ये सब है। तो कहने का मतलब क्या है कि फ्रांस, यूएसए ये बोल रहे हैं कि आप इंडिया से सपोर्ट मांगो, आप इंडिया से सपोर्ट मांगो, वहाँ से सैनिक आएगा, वहाँ का सपोर्ट रहेगा तो हम जीतेंगे आपका, नहीं तो जर्मनी ओवर पावर कर जाएगी, ठीक है। कांग्रेस मिनिस्टर यहाँ पर रिजाइन मार दी है। तो यहाँ पे क्या है कि अंग्रेज अपना डेलीगेशन भेज रहे थे बार बार कि हमें आपका सपोर्ट चाहिए वार में, ठीक है। तो सपोर्ट किस तरीके से, तो आपके पास लॉर्ड लिनिथगो ने एक प्रपोजल बनाया, ठीक है। अगस्त ऑफर, ध्यान रखना, अगस्त ऑफर 1940 में अंडर लॉर्ड लिनिथगो, इन्होंने बोला कि कांग्रेस आप हमको सपोर्ट कीजिए वर्ल्ड वार में, और वार के बाद हम आपको डोमिनियन स्टेटस दे देंगे, हम आपको संविधान बनाने का छूट दे देंगे, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली आप बना सकते हैं अपने देश के लिए, ठीक है। इंडिया ने मना कर दिया कि नहीं भाई, हमको जो चाहिए अभी चाहिए, हमको बाद में नहीं चाहिए। तो उस समय लॉर्ड लिनिथगो का अलग रवैया था, टेक इट एंड गो, टेक इट और लीव इट, या तो लो नहीं तो जाने दो। इस समय तक इंडियन भी काफ़ी ज़्यादा आपके पास आ गए थे पावर में, ठीक ना, कि हाँ भाई देख लेंगे, आपके पास लेना तो है हमको, ठीक है, हम सपोर्ट नहीं करेंगे आपको वार में। अब इंग्लैंड के ऊपर बाकी एलाइज पावर का दबाव था कि भाई आप सपोर्ट लो, तो उन्होंने फिर से भेजा आपके पास क्रिप्स मिशन 1942 में, स्टैफोर्ड क्रिप्स के आपके पास अंडर में, ठीक है। अब क्रिप्स मिशन आपके पास आया, ये भी आपका वही बोला ठीक है हम आपको डोमिनियन स्टेटस दे देंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दे देंगे, पक्का दे देंगे, लेकिन और इसमें बहुत सारे फैक्टर भी थे आपके पास जो इंडियंस को पसंद नहीं थे, कांग्रेस को पसंद नहीं थे। तो डोमिनियन स्टेटस ये सब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात कर रहे थे, लेकिन इमीडिएट नहीं हो रहा था, मतलब पोस्ट डेटेड चेक, कहने का मतलब कि इमीडिएट कुछ नहीं मिला। सोचिए ना, पूर्ण स्वराज, पूर्ण इंडिपेंडेंस का मांग हम किए हैं आपका 1929 में ही, लाहौर सेशन में ही आपके पास जवाहरलाल नेहरू के प्रेसिडेंसी में। अभी अगर हमको डोमिनियन स्टेटस देने की बात कर रहा है अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, अब वो भी एज इट इज उसी समय नहीं दे रहे हैं, क्रिप्स मिशन ही फेल हो गया आपके पास, ठीक है। तो ये सब किसके रेन में आपका हो रहा है, लॉर्ड लिनिथगो के ही रेन में, ठीक है। एक और इंडियन नेशनल आर्मी बनी 1941 में, ठीक है, मोहन सिंह के द्वारा आपके पास सिंगापुर में, ठीक है। जो भी आपके पास इंडियन सोल्जर्स थे ब्रिटिश इंडिया से लड़े थे, जापान ने कैप्चर किया था, तो वो मतलब कि जो सोल्जर्स थे इंडियन सोल्जर्स, उनको लेकर आपके पास कैप्टन मोहन सिंह ने इंडियन नेशनल आर्मी बनाया, ठीक है, जो इंडिया को आज़ाद कराने के बारे में सोचेगी आपके पास इन्वेट करके। जापान ने हेल्प भी किया आपके पास। अब कुछ देर तक आपका इसका प्रेसिडेंटशिप रास बिहारी बोस ने भी किया, और लास्टली आपके पास इनका इसका मतलब कि मेन लीडरशिप आपके पास ले लिए सुभाष चंद्र बोस, और जिन्होंने आपके पास इंडियन नेशनल आर्मी को, आज़ाद हिंद फौज, दिल्ली चलो, बहुत सारे आपके पास चीज़ें हैं, ठीक है, देखेंगे आगे। नेक्स्ट क्विट इंडिया मूवमेंट। अब बात क्या है, तो ठीक है, तो अंग्रेज आपके पास अलग अलग ऑफर दे रहे हैं, अगस्त ऑफर, क्रिप्स मिशन, आपके पास ये सब चीज़ें दे रहे हैं, ठीक है, कि आप हमको वार में सपोर्ट करो, लेकिन हमें जो चीज़ चाहिए वो दे नहीं रहे हैं, तो हम भी नहीं कर रहे हैं। हमारे भी सब्र का बांध टूट गया और क्विट इंडिया मूवमेंट हो गया, अंग्रेजों भारत छोड़ो 1942, ठीक है। इसमें भी वायलेंस हुआ, और इस वायलेंस को गांधी जी ने सपोर्ट किया था,
ये मत बोलना कि इसको सपोर्ट नहीं किया था आपके पास, लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा वायलेंस हो गया था तो फिर वो गलत बात थी, लेकिन इन्होंने बोला कि नहीं ठीक है अब बहुत ज़्यादा आपके पास हो गया, ठीक है। यहाँ पे भी आपके पास क्या था कि जो आपके पास मुस्लिम लीग थी उनका आपके पास अलग चल रहा था, डिवाइड एंड क्विट। कराची सेशन दैट इज उनका भी हर साल अलग अलग सेशन हो रहा था। मुस्लिम लीग का कराची सेशन 1944 हुआ था, उसमें उन्होंने बोला था डिवाइड एंड क्विट स्लोगन, ठीक है। मतलब कि अलग हो जाओ और क्विट कर जाओ, मतलब कि हमको अपना अलग देश चाहिए, ठीक है। तो आपको सेशन ध्यान रखना पड़ेगा किस सेशन में क्या क्या हुआ था, और ये मैक्सिमम आपके पास लॉर्ड लिनलिथ के रेन में हुआ था और अच्छे खासी चीज़ हुई थी, इसलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लॉर्ड वेवेल 1944 से 1947, ठीक है। अब बात क्या आपके पास है कि एक तरीके से वार आपके पास 1945 में ख़त्म हो गया था, ठीक है। दैट इज़ 1939 से 1945 में आपके पास सेकेंड वर्ल्ड वार आपके पास हुआ था, ठीक है। तो एक तरीके से अंग्रेज़ों की तरफ से अब उतना कोई प्रॉब्लम रहा नहीं। अब आपके पास क्या है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में आपके पास सामंजस्य बैठाना था, क्योंकि ये दोनों आपस में मेल मिलाप नहीं हो पा रहा था। ये कांग्रेस चाह रही थी कि आपका इंडिया डिवाइड ना हो, लेकिन मुस्लिम लीग चाह रहे थे कि हमें अपना एक अलग देश मिले, ठीक है। तो बहुत सारे आपके पास फॉर्मूले निकल रहे थे, चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी फॉर्मूला, शिमला कॉन्फ्रेंस, लॉर्ड वेवेल ने आपके पास सबको बुला के आपके पास कॉन्फ्रेंस किया, और सबका एक ही आपके पास तरीका निकल रहा था कि इंडिया आपके पास अनडिवाइडेड रहे, ठीक है। लेकिन ये सब कुछ अनसक्सेसफुल ही रहा आपके पास। लास्टली आपका से कैबिनेट मिशन आया 1946 में, और इन्होंने आपके पास क्या है कि इंडिया को आपके पास कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली देने की बात की, इंडिया को इंटरिम गवर्नमेंट बनाने की बात की कि आप अपना इंटरिम गवर्नमेंट बनाइए, ठीक है। आप डोमिनियन स्टेटस आपके पास आपको मिल जाएगा, ठीक है। और हाँ, इंडिया आपके पास क्या है कि इनको फेडरल आपके पास डोमिनियन आपके पास होगा, वीक आपके पास सेंटर होगा, और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी आपके पास मिलेगी। और जो प्रोविंसेज है उनका ग्रुपिंग होगी, ग्रुप ए हिंदू मेजोरिटी प्रोविंसेज, ग्रुप बी मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंसेज, अब ग्रुप सी आपके पास जो होगा वो बंगाल और पंजाब आपके पास होगा, ठीक है। तो ये जो भी होगा बाकी आगे आने वाले में देखेंगे, लेकिन कैबिनेट मिशन क्या है कि ये दोनों ने आपके पास मुस्लिम लीग और जो भी आपके पास है कांग्रेस ने आपका एक तरीके से दोनों ने एक्सेप्ट कर लिया है। हाँ चलो ठीक है यार, मुस्लिम लोग तो वैसे नहीं कर रही थी, क्योंकि उसमें भी आपके पास सेपरेशन की बात नहीं की गई थी, अलग देश की बात नहीं की गई थी, ठीक है। तो कांग्रेस ने आपके पास एक्सेप्ट कर लिया कैबिनेट मिशन ने, मुस्लिम ने उतना आपके पास मुस्लिम लीग ने उतना एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है। तो इन्होंने एक लगा दिया डायरेक्ट एक्शन डे। अब डायरेक्ट एक्शन डे आपको ये, और ये आपका 70 बीपीएससी में पूछा है, डायरेक्ट एक्शन डे 16 अगस्त 1946 को हुआ था। मतलब कत्लेआम मचाओ यार, मैसेकर एक तरीके से हुआ था, मैक्सिमम बंगाल और पंजाब के रेन में आपके पास हुआ था, ठीक ना। मैसेकर आपके पास हो गया था कि करो, हमको अपना आज़ादी चाहिए, अपना एक अलग देश चाहिए उसके लिए, ठीक है। कैबिनेट मिशन में इंटरिम गवर्नमेंट की बात बनाने की हुई थी, तो एक इंटरिम गवर्नमेंट बना, फॉर्मेशन ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट सितंबर 1946। ये मंथ भी थोड़ा बहुत अब ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि बहुत कम समय में आपका ज़्यादा इवेंट हो रहा है, तो बहुत सारे एग्जाम में अब मंथ भी पूछ लेता है। सितंबर 1946 में इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म हुआ था अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ लॉर्ड वेवेल, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट आपके पास जवाहरलाल नेहरू ही थे, ठीक है। अब बीच में आपके पास बहुत सारे फूड मिनिस्टर, दैट इज ये क्या बोलते हैं आपके पास राजेंद्र प्रसाद, होम मिनिस्टर तो ये आपके पास वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। लेकिन फिनांस मिनिस्टर लियाकत अली खान को दे दिया गया था कि भाई मुस्लिम लीग के जो मेंबर है वो भी आपके पास इधर पार्ट लीजिए, तभी तो इंटरिम गवर्नमेंट सक्सेसफुल भी आपके पास होगा, ठीक है। तो ये सब लॉर्ड वेवेल के रेन में ही आपके पास हुआ था। लॉर्ड वेवेल के रेन में एक और चीज़ हुआ था, क्लीमेंट एटली आपके पास इंग्लैंड के आपके पास प्राइम मिनिस्टर बन गए थे, ठीक ना। उन्होंने अनाउंसमेंट आपके पास कर दिया गया था कि 20 फरवरी 1947 को उन्होंने ये ऐलान कर दिया था कि इंडिया में ब्रिटिश रूल ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। इंडिया में ब्रिटिश रूल आपके पास ख़त्म हो जाएगा, उन्होंने 20 फरवरी 1947 को बोल दिया था। अब इन्होंने बोल दिया आपके पास, तो एक सही तरीके से आपके पास एक स्मूथ ट्रांजिशन हो कि ब्रिटिश हैंड से आपके पास इंडियन हैंड्स में जो भी यहाँ का कानून, जो भी यहाँ का मतलब कि शासन है वो अच्छे से चला जाए, या तो इंडिया के हाथ में जाए, डिवाइडेड हो या अनडिवाइडेड हो, जो भी हो आपके पास। तो उन्होंने लॉर्ड माउंटबेटन को भेज दिया, और लॉर्ड माउंटबेटन को भेजा और उनको एक
एक हेवी पावर दे के भेजा कि आप एट इंस्टेंट डिसीजन ले सकते हो, आपको हमसे ब्रिटिश पार्लियामेंट से पूछने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आए, यहाँ का सिचुएशन देख के हर तरीके का वो चीज़ निकाले, लेकिन उनको ये साफ साफ दिख गया कि आपके पास इंडिया पाकिस्तान एक साथ नहीं हो सकते हैं, यहाँ पे पार्टीशन होगा ही होगा, एक साथ रखने का कोई उपाय नहीं हो रहा, क्योंकि कोई नहीं मान रहा है, ठीक है। तो ना जून 3 प्लान दिया, 1947 में 3 जून प्लान आया। उसमें बोला गया है कि इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलेगी, लेकिन दो आपके पास नेशन बनेंगे, एक आपका इंडिया बनेगा, एक आपका पाकिस्तान बनेगा। इन्होंने प्लान दिया, वो आपके पास एक्ट बना, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, ठीक है। जून 3 प्लान आपके पास 1947 में, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आपका जुलाई 1947 में आपके पास आया, ठीक है। मंथ थोड़ा बहुत ध्यान रख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। वैसे इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जुलाई 1947 में आया कि इंडिया को आज़ादी मिल जाएगी आपके पास, और उधर पाकिस्तान भी अपना आज़ाद हो गया, ठीक है। अब आज़ाद हो गया तो दो जगह आपका बंगाल और पंजाब में आपके पास, वो बंगाल और पंजाब को डिवाइड करके ही आपके पास मतलब कि पाकिस्तान बनेगा, ठीक है। तो कैसे डिसाइड होगा आपके पास, तो एक साइरल रैडक्लिफ बाउंड्री कमीशन बनाया गया, ठीक है। रैडक्लिफ बाउंड्री कमीशन कि आप बंगाल और पंजाब को आपके पास सही तरीके से विभाजित कीजिए, और आपके पास मुस्लिम जो भी आपके पास जो आपका पंजाब का आपका जो वेस्ट पंजाब होगा वो पाकिस्तान में चला जाएगा, और जो ईस्ट पंजाब होगा वो इंडिया में रहेगा। बंगाल में आपके पास क्या होगा, जो ईस्ट बंगाल होगा वो पाकिस्तान में चला जाएगा, जो वेस्ट बंगाल है वो इंडिया में आ जाएगा। तो रैडक्लिफ ने आपके पास बाउंड्री आपके पास बनाई, ठीक है। तो बस यही सब चीज़ें आपके पास है। तो यहाँ पे आपका इंडिया को आज़ादी मिल गई। तो जितने वायसराय हैं और जितने भी इवेंट्स आपके पास हैं वो सारे इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान देना पड़ेगा। हमने सबको कवर कर लिया आपके पास। थोड़ी सी वीडियो लंबी है, लेकिन ये आपके पास बहुत ज़रूरी है आपका, आप इसको पढ़िए, रिवाइज कीजिए। दीज आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसी से सवाल आपका मैक्सिमम आएंगे। जो भी मॉडर्न इंडिया क्वेश्चन आएगा ना, इसी वीडियो के अंदर से ही आने वाला है, और आपका गवर्नर जनरल वाला वीडियो से, और कहीं से नहीं आएगा। आपको डेट ध्यान रखना है, इवेंट ध्यान रखना है, किस गवर्नर जनरल या किस वायसराय के अंदर आपके पास हुआ है, सो आपको ध्यान रखना है। थोड़ी बहुत सबकी स्टोरी मैंने बता दी, ठीक है। आप इसको ध्यान रखिए, कोई भी एग्जाम आपसे छूटेगा नहीं आपका। थोड़ा रिवाइज करते रहिएगा, सब अच्छा हो जाएगा, ठीक है। और ऑफ कोर्स वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, जैसा कि हम मान के चलते हैं आपके पास, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। ऑलराइट, थैंक यू, बाय।